दिस इज नॉट द वे। ये कोई तरीकेकार नहीं है। ये आप असेंबली की बेहुरमती कर रहे हैं। सब आ जाए, ये बाहर लेके जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, वो ऐवान जो कानून साजी के लिए बनाए गए, वहां कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, पार्लियामान को सियासी अखाड़ा बनाया जाता है, हुल्लड़बाजी, जुमलेबाजी, गालम गलोच और हाथापाई और हंगामा आराई जहां मामूल बन चुका है। इसी ऐवान में एहतजाज करने के नित नए ढंग इजाद किए जाते हैं। कोई भी ऐवान हो, चाहे कोई भी सूबा हो, सभी भूल चुके हैं कि ऐवान का तकद्दुस किस चिड़िया का नाम है। चंद रोज पहले कौमी असेंबली में बद तहजीबी की तमाम हदें पार की गईं। अरकान असेंबली ने एक दूसरे को नंगी गालियां दी। वफाकी वजीर हो या मुशीर, सभी ने असेंबली में होने वाले इस दंगल में हिस्सा लिया। जमहूरी इक़दार और रवायात की ऐसी तजलील ना किसी ने पहले देखी और ना ही सुनी होगी। यहां तक कि गालियां देने को पंजाब का कल्चर तक कह दिया गया। एक दूसरे पर बजट की कॉपियां बरसाई गईं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान उन पर बजट की कॉपी फेंकी गई। इस धींगा मुश्ती के दौरान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असेंबली मलिका बुखारी बजट की कॉपी लगने से जख्मी हुई, जबकि हुकूमती रुकन अकरम चीमा ऑपोजिशन की जानिब से फेंकी गई बोतल से जख्मी हुए। बिलावल भुट्टो पर फिक्रे कसे गए। हुकूमती रुकन अब्दुल मजीद न्याजी की इस बद तहजीबी पर ना कोई रोकने वाला था और ना कोई टोकने वाला था। ऑपोजिशन की खवातीन ने पोस्टर्स उठाकर एहतजाज किया तो हुकूमती खवातीन रुकन असेंबली ने उनके पोस्टर्स को फाड़ दिया। ये सब कुछ ऐवान में होता रहा और स्पीकर कौमी असेंबली मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई दिए। विफाक के नक्शे कदम पर चलते हुए बलूचिस्तान असेंबली का अहाता मैदान जंग बना दिया गया। ऑपोजिशन ने एहतजाजन असेंबली के तमाम रास्ते बंद कर दिए। सूरत हाल इस हद तक बिगड़ गई कि पुलिस की भारी नफरी को तलब करना पड़ा, जिसके बाद मुश्तइल अराकीन पर आंसू गैस फेंकी गई, लाठी चार्ज किया गया। वजीर आला बलूचिस्तान पर ऑपोजिशन के मुश्तइल कारकुनान की तरफ से गमले और पानी की बोतलें फेंकी गई। और आज सिंध असेंबली में इजलास के दौरान ऑपोजिशन ने अनोखा एहतजाज किया। ऑपोजिशन अराकीन चारपाई और बिस्तर उठाकर ऐवान में ले आए। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के लिए सूरत हाल को काबू करना दुश्वार हो गया। सिक्योरिटी को बुलाया गया, जिसके बाद ऐवान से चारपाई को बाहर निकाला गया। चारपाई और बिस्तर तो बाहर निकाल दिया गया, लेकिन फिर ऑपोजिशन अराकीन ने स्पीकर की कुर्सी के सामने बैठकर अलामती तौर पर जमहूरियत का जनाजा उठाया। ऑपोजिशन अराकीन ने नारे लगाए कि जमहूरियत का जनाजा है, जरा धूम से निकले। सवाल यह है कि आखिर ये अराकीन ऐवान में चारपाई कैसे ले आए? क्या इस वाक़े ने सिंध असेंबली के ऐवान की सिक्योरिटी का पोल नहीं खोल दिया? वो जमहूरियत जिसके बायस ये अराकीन इस मुकद्दस ऐवान तक पहुंच पाए, क्या इस जमहूरियत का जनाजा इस ऐवान में यूं निकालना दुरुस्त था? इस सारे मामले के ऊपर मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट को इंट्रो कराता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हलीम आदिल शेख साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और साबिक डिप्टी स्पीकर शैला रजा साहिबा भी आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैं सबसे पहले हलीम आदिल शेख साहब से पूछना चाहूँगा। हलीम आदिल शेख साहब, ये आज आप लोगों की जानिब से ऐवान के अंदर ये चारपाई लाई गई, बिस्तर लाया गया और आप लोगों की जानिब से जमहूरियत का ये जनाजा निकाला गया, ये क्यों किया गया सर, ये सारा एहतजाज? हाँ साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं अफसोस यही है मुझे कि जिस रोज़ जमहूरियत को कत्ल किया गया था उस रोज़ इस पे शो क्यों नहीं किया गया। जमहूरी इक़दार का कत्ल हुआ था, कभी ऐसा नहीं हुआ, हिस्ट्री में नहीं हुआ कि बजट के ऊपर ना अपोजिशन लीडर को स्पीच करने दी गई हो, अपनी बहस करने दी गई, बहस में शामिल होने दिया गया हो, ना पार्लियामेंट्री लीडर्स को, और ना मिनिस्टर्स ने आके जो भी इस बजट स्पीच में, मतलब क्या था, 100 के करीब एमपीएस ने जो बातचीत की, जिसमें ट्रेजरी साइड भी थी, हमारी साइड भी थी, उन्होंने सवालात उठाए थे, अपनी तरजीहात दी थी, अपनी तजावीज़ दी थी। किसी मिनिस्टर ने भी नहीं आया, सिर्फ इसलिए कि हलीम आदिल शेख की जबाबंदी की जाए। लेकिन उस दिन किसी ने इसको उठाया ही नहीं, किसी ने फील ही नहीं किया कि उस रोज़ जमहूरियत को कत्ल किया गया था इस असम्बली के अंदर। ये वो असम्बली है जहाँ अपोजिशन लीडर, जहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कोई मेंबर नहीं है हमारा, मतलब अपोजिशन का कोई मेंबर नहीं है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टी साइन करती है, शिक नंबर 29 है शायद के जी, अपोजिशन लीडर जो है वो पीएससी का चेयरमैन होगा। चलिए, चेयरमैनशिप तो
गई, मैं कहता हूं छोड़िए, मेंबर भी नहीं है सिंध में, कोई स्टैंडिंग कमेटी हमारे पास नहीं है। और अलमिया ये है कि 2 साल हो गए हैं कि हमारे ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो ले की जाती है वो नहीं है। इस दफा प्री बजट जो स्पीच होती है, डिस्कशन होती है, वो भी जून से मार्च से अप्रैल तक की जाती है, वो भी नहीं की, सॉरी जनवरी से अप्रैल तक, तो शुरू के 3 महीने में। और ये उस रोज जो हुआ सिर्फ इसलिए कि हलीम आदिल शेख मुख्तलिफ इसलिए कि वो ग्राउंड पे जाता है, पूरे सिंध में घूमता है, इनके कच्चे चट्टे जानता है, वो ना खोल दे तो दूसरी बात। अब मंसूर भाई मैं बताऊं आपको, देखिए अखलाकियात होती है, यहां भी झगड़े होते हैं, डायलॉग के लिए चले जाते हैं। उस दिन बातचीत हुई, हम स्पीकर साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी आप जाए गवर्नमेंट साइड से बात करें। हम आए, मुकेश चावला साहब जो पार्लियामेंट्री वजीर है, नासिर शाह साहब वो भी हमारे बादशाह हैं मुफाहमत के, वो हमें लेकर चले गए पीछे गैलरी में, और पीछे आवाज आई आइज नोट, और उसके बाद सीएम साहब भाग गए। मतलब किधर की अखलाकियात। तो बात यह कि जमहूरियत का कत्ल तो उस दिन हो गया था, अब इस इशू को कोई समझ नहीं रहा था। लोग कह रहे थे अपोजिशन ने तो बात ही नहीं की, और उसके बाद ढिठाई देखिए, कह रहे जी इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, इन्होंने तो बात ही नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इसलिए मजबूरन एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया कि भाई जनाजा पढ़े आके जमहूरियत का। तो वो हलीम साहब क्या आपने जो बातें कही, मैं उसके ऊपर आपका हक है कि आप एहतजाज करें, लेकिन क्या इस तरह एक चारपाई सिंध असेंबली के हॉल के अंदर लेकर आना आपकी नजर में दुरुस्त है? देखिए क्या वो दुरुस्त था, देखिए मैं रियलिटी की बात करता हूं, क्या वो दुरुस्त था? पहली दफा के अपोजिशन लीडर को आप बोलने ना दे। 1400 अरब का बजट है, पब्लिक मनी है, उसको खर्च होना है, उसको डिस्कशन होनी है, पार्लियामेंट इसीलिए बनाई जाती है। इन्होंने तो डिक्टेटरशिप बना ली है, 13 साल से इनके घर का पैसा तो नहीं है, कोई ओमनी ग्रुप का पैसा नहीं है, जरदारी ग्रुप का पैसा नहीं है, ये टैक्स पेयर का पैसा। 1400 अरब का बजट पिछले 10 साल में खान साहब 8900 अरब रुपए सिंध में आए हैं, जो एनएफसी अवार्ड के थ्रू और जो खुद सिंध के रिकवरीज है, रेवेन्यूज हैं। 8900 अरब आए, जिसमें से ऑडिटर जनरल कहता है कि 1400 अरब की करप्शन हुई। मैं नहीं कहता, बुक्स मौजूद हैं, वो कहता है। तीसरा, इनका अपना प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कहता है कि उसमें डेवलपमेंट फंड्स के अंदर 40% करप्शन हुई है, तो ये जाके पहुंचते 2000 अरब की करप्शन। इस दफा भी इन्होंने आया सुनू के, मतलब पुराने हर इस दफा हम इनके जमात तफरीक को लेके क्या बात भी ना करें। ये सिंध के 5 करोड़ लोगों से गद्दारी नहीं थी, इसलिए ये जो आप मुबैना तौर पर, जाहिर बात है मुझे लफ्ज इस्तेमाल कर, मुबैना तौर पर जो 2000 अरब की करप्शन आप कह रहे हैं, इसकी बुनियाद के ऊपर एक चारपाई सिंध असेंबली के हॉल में ले जाना दुरुस्त है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। शैला साहबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, और एक अपोजिशन लीडर को अगर तकरीर ना करने दी जाए तो इसकी वजह से हलीम साहब ये फरमा रहे हैं कि मेरी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है, पार्टी के अंदर ये फील होता है अपोजिशन को उसका मुकाम नहीं दिया जाता सिंध असेंबली के अंदर, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। आप खुद भी साबिक डिप्टी स्पीकर रही हैं सिंध असेंबली की, आखिर क्या बात है, अपोजिशन के गिले शिकवे दूर क्यों नहीं किए जाते? अच्छा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में लिया। जो जमहूरियत कत्ल है ना, ये तो उसी दिन हो गई थी जब मुशर्रफ से सौदेबाजी 100 सीटों की कामयाब नहीं हुई थी, और ये मुशर्रफ के साथ नहीं आए थे, तो जो डिक्टेटर से इनकी सौदेबाजी रही, जिस दिन सेलेक्टेड को जो है आरटीएस फेल करके उसकी टीम के साथ थोपा गया था। तो ये बातें हमें भी करनी आती हैं। पहली बात यह कि सिंध असेंबली में बजट पेश हुआ, और आइन ये कहता है कि जर्नल बजट पेश होने के बाद 2 से 3 दिन उसको दिए जाते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। बजट पेश हुआ तो ये जो जमहूरी इक़्तिदार के हामी लोग हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बाजे बजाए जाएं, सीटियां बजाई जाएं। जरूर शोर होता है, जरूर शोर होता है, एक शोर होता है, लेकिन पार्लिमानी जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं जो कि खुद मेंबर्स ने बनाए हैं, उसमें ये है कि स्पीकर और मेंबर जो बात कर रहा है उसके दरमियान नहीं आना है। ये सारी पार्टी वहां पे खड़ी रही बजट पढ़ने से पहले, और इन्होंने कहा कि जनाब हम क्या करें कि एमक्यूएम जो है, आपने जो हमें तजावीज़ दी थी, स्पीकर साहब ने बुला के जो दी थी, तो वो एमक्यूएम नहीं मान रही है। हमने तो चाहा था कि बजट को खामोशी से सुना जाए, लेकिन एमक्यूएम कह रही है। लेकिन हकीकत ये है कि ये खुद खड़े हुए थे सारे इनके लोग और सीटियां बजा रहे थे। अगर एमक्यूएम कह रही थी तो आपको तो पता था ना, आप अपनी सीटों पे रहते, जैसे आज एमक्यूएम वाले अपनी सीटों पे रहे, जैसे आपकी हरकत में जीडीए वाले सीटों पे रहते। तो ये सारे खड़े हो गए दरमियान में, बाकायदा एक सिक्योरिटी लाइन बनानी पड़ी सीएम साहब के चारों तरफ, और बजट पेश हो गया। 2 दिन के बाद उस पर डिस्कशन शुरू हुई, बिल्कुल डिस्कशन हो रही थी। हमने इनकी खवातीन जिनके नाम के साथ डॉक्टर और पता नहीं क्या क्या लगता है, उन्होंने पता नहीं कौन कौन सी आग का जिक्र किया।
इनके हाथ से इंतहाई नाजेबा अल्फाज आए, हमने अपनी पार्टी को कंट्रोल में रखा। 5 दिन जो होते हैं आईनी तौर पे 5 दिन जो हैं वो मुख्तस किए जाते हैं जर्नल डिस्कशन के लिए। उसमें कहीं नहीं लिखा कि आखिर में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जरूर बात करे वरना बजट पास नहीं होगा। इनके ज्यादा लोगों ने स्पीच की। अब अगर इसके बाद इन्होंने देखा कि इन्होंने बजट पढ़ा ही नहीं, वरना इनको ये एहसास होता कि सिंध असेंबली में फाइनेंस बिल नहीं पेश किया गया क्योंकि टैक्स फ्री बजट है। एक मिनट शैला साहबा, एक सवाल शैला साहबा, यहां पर आपने कहा कि बाकी अरकान ने तकरीर की और ऑपोजिशन लीडर ने तकरीर नहीं की। आपके ख्याल में ये जमहूरियत के लिए मददगार साबित हुई है बात कि अगर ऑपोजिशन लीडर ने तकरीर नहीं की? नहीं, मैं बात कर लूं उसका आपका सवाल का जवाब। नहीं, मैं बात कर लूं क्योंकि आप लोग ने इसको हाईलाइट नहीं किया चैनल्स ने। फिर अचानक इनकी बी टीम MQM आई अंदर, उनकी लीडर ऑफ द पार्लिमानी लीडर जो है कंवर नवीद जमील, उन्होंने स्पीच करी और उसके बाद जब वो बैठ गए और ट्रेजरी साइड के लोग स्पीच करने लगे तो MQM के जो लोग थे वो मेंबर और स्पीकर के दरमियान में उन्होंने इतना शोर किया कि हमारा जो मेंबर खड़ा होता था उसकी स्पीच नहीं होने देते थे। जब PTI का मेंबर खड़ा होता था तो वो स्पीच होने देते थे, शोर नहीं करते थे। तो जब 3 दफा इजलास मुअत्तल किया गया एक दिन और 3 दफा इनसे बातचीत की गई, फिर अगले दिन सेम यही सूरत हाल थी। तो 7 दिन, छठे दिन 6 दिन से ज्यादा हो गया था। तो हम इनकी स्पीच सुने, ये हमारी स्पीच नहीं सुने। तो मेरे सीएम को और हम सबको रिप्लाई देना है ना। अगर आप हमें स्पीच करने ही नहीं दे रहे और इंतहाई नाजेबा अल्फाज आ रहे हैं लीडरशिप के ऊपर भी, तो कोई तो काम करना पड़ेगा ना। तो ये गैर आईनी तरीका नहीं था कि हमने वो बजट जिसमें इनकी मंसूर प्लीज एक बात, इनकी संजीदगी का ये आलम है कि इन्होंने एक भी कट मोशन नहीं जमा कराया। जो इनके सवाल मैं आता हूं उस पे शैला साहबा, मैं जानता हूं उन्होंने कट मोशन नहीं जमा कराया। मुझे जरा फुटेज दिखाएं स्क्रीन, मुझे ये जरा शुरू से दिखाएं जहां से एंट्री हो रही है इनकी। मुझे शुरू से दिखाएं जरा फुटेज, दूसरी फुटेज दिखाइए जहां पे ये सिंध असेंबली के ये दरवाजे के अंदर जहां पे एंटर हो रहे हैं, वहां से दिखाएं जी। अभी थोड़ी देर पहले जो आप लोगों ने चलाई थी। शैला साहबा मेरा सवाल ये है, कि जब ये सारी इस तरह ये एंट्री हो रही है, सामने सिक्योरिटी खड़ी है, सामने आपके वहां पे बैरियर्स लगे हुए हैं, आपके बैरियर्स के सामने से ये सारी चीजें लेकर अंदर जा रहे हैं। मैं इररिस्पेक्टिव के आप पीपल्स पार्टी से हैं, इररिस्पेक्टिव के कौन पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है, अगर ये सारा कुछ हो रहा है इनको रोकने वाला कोई नहीं था। ये सिक्योरिटी तो आप लोगों की जिम्मेदारी है या नहीं? अच्छा, ये किसी और की है? मैं इसका जवाब देती हूँ। अगर एक फोल्डिंग चारपाई गाड़ी के अंदर आ गई है तो वो उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। वो तो गाड़ी के अंदर आई है, बहुत सारी बिल्डिंग के अंदर जाने की बात, गाड़ी में मेटल की बहुत सी, ठीक है। अब असेंबली में जो ये अपने साइड से लेकर आए हैं, तो इस तरह जैसे चेयर है या वॉकर है, लोग लेकर आते हैं। क्योंकि मेरी भी टांग टूटी थी तो मैं वॉकर ख्याल किया जा सकता है, 1 मिनट ख्याल किया जा सकता है कि इनका कोई मेंबर किसी को देने के लिए लाया है असेंबली के किसी उसको। हमें ये तो नहीं मालूम कि ये सेशन में ले आएंगे। जब ये सेशन में लाने लगे तो स्पीकर साहब ने फौरन इजाफी नफरी तलब की और इनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बिलाल जफर, जो कि पहले भी माशाल्लाह से इंतहाई खूबसूरत अल्फाज के साथ उस मेंबर को जो इन्होंने छोड़ दिया गबोल, उसको छीना झपटी करके अगवा करके ले गए थे, उन सबकी आज आपने हरकतें देखी होंगी। बहरहाल वो चारपाई अंदर नहीं आने दी। पंजाब असेंबली का बजट हमसे बहुत बड़ी असेंबली है, हमसे कम मेंबर्स ने स्पीच की और हमसे पहले पास हो गया। हमने इतनी इनकी बदतमीजी के बावजूद वो बजट चलाया है, कोई कट मोशन नहीं था। इनकी कोई स्पीच की आईनी हैसियत नहीं है। ये बोलते भी तो क्या बोलते, जाती हमले करते। निहाल हाशमी साहब, ये अच्छा मुझे इजाजत दीजिए आगे चलें। निहाल हाशमी साहब, उस माहौल को मजीद खराब होने से बचाया जाए, असेंबली के डेकोरम को बचाया जाए। ये चैलेंज कर दे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कि ये गैर जमहूरी तरीके से बजट पास। निहाल हाशमी साहब, ये फुटेज दिखाएं जी जरा एक मिनट। निहाल हाशमी साहब, ये जो कुछ भी लोग स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, ये मैं इसलिए बार बार चाह रहा हूं कि लोगों को पता लगे कि दिस इज व्हाट आवर लॉ मेकर्स डू, ये दिस इज व्हाट हैपेंस। ये सर ये कोई अच्छे मनाजिर हैं और ये सिलसिला
स्टार्ट होता है कौमी असेंबली से, जहां पे आप लोगों ने उस वक्त जब शौकत तरीन साहब जब स्पीचेस कर रहे थे, उस वक्त वहां पे ऑपोजिशन की जानिब से जिस किस्म का एहतजाज किया गया, वजीर आजम के खिलाफ जिस किस्म के नारे लगाए गए, ये करते करते हर असेंबली के अंदर ये मामला आ गया, चाहे बलूचिस्तान असेंबली हो चाहे सिंध असेंबली हो, हर जगह ये मनाजिर जो है वो देखने को मिलते हैं। निहाल हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, आपके इस प्रोग्राम में बैठ के मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ। तारीख के झरोकों में जब मैं देखता हूँ तो ये वही सिंध असेंबली है जिसने करारदाद पाकिस्तान पास किया था। आज वो जो मेंबरान थे मुस्लिम लीग के और पाकिस्तान के बानियान, उनके रूहों को क्या तस्कीन या क्या तड़प हो रही होगी, ये मैं सोच रहा था। और फिर मैं ये कह रहा था, अगर आप किसी हुकूमत के खिलाफ हों, जरूर हो सकते हैं, आप PMLN के खिलाफ हों, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हों, MQM के हों, JUI के हों, किसी के भी हों, ये जमहूरियत नहीं है, ये हुकूमत है और सियासी जमात है। जमहूरियत पाकिस्तान की अवाम है। और इस तरह से अगर पाकिस्तान के अवाम और सिंध के अवाम, जिन्होंने पाकिस्तान के करारदाद के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आप उनके इस चीज को जिस तरह से आज उसको मजरू किया गया है, तो मुझे लगता है कि ये जमहूरी लोग नहीं है, ये खेल तमाशा वाले और हैं। वो जब आप लोग जब वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, वो जमहूरियत थी? देखिए, हमारा जो एहतजाज का तरीका है ये यूनिवर्सल है, हम कोई जनाजा लेके नहीं आए। नहीं, आपने जो जबान इस्तेमाल की थी, नून लीग ने जो जबान इस्तेमाल की थी कौमी असेंबली के अंदर, अब मैं वो इतने वाहियात किस्म के नारे हैं कि मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, वो जमहूरियत थी? नहीं, आप करवा दें, हम तो जनाजे लेके नहीं आए थे। हम तो सर, वो मैं नारा मैं नहीं बोल सकता निहाल भाई, मैंने अगर वो नारा बोला तो कैमरा का मुझे ही नोटिस आ जाएगा, वो ऐसी वाहियात लैंग्वेज थी। आप जरा सा उसके क्लिप्स देख लें तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपने अभी अपने इंट्रो में नियाजी साहब की बात की, आपने अपने इंट्रो, आप शफकत महमूद साहब का देख लें, आप मुराद सही साहब का। हम अपोजिशन ने, हमें ये हक हासिल है कि हम एहतजाज करें तहजीब में रहते हुए, तहजीब में रहते हुए वो ऑपोजिशन, चाहे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध असेंबली में है तो तहजीब में रहते हुए, आप कौमी असेंबली में है तो तहजीब में रहते हुए। ये कोई सियासी पार्टी नहीं है, ये खेल तमाशा वालों को हालात, वक्त ने और सिलेक्टेड ने यहाँ पे पहुंचा दिया है। पाकिस्तान के अवाम ने नहीं पहुंचाया है। पाकिस्तान के अवाम निहाल साहब, मुझे ये बताइए, फिर मैं किसको रोकूंगा यहाँ पे? वो हलीम आदिल साहब फरमाते हैं, देखे मुझे तकरीर नहीं करने दी, हमने निकाल दिया जमहूरियत का जनाजा। कोई बात नहीं, आप कहते हैं कि जी देखें, आप सिलेक्टेड की असेंबली है, हमने जो किया वो भी ठीक है, आखिर कहीं तो रुके ना ये मामला। आई पाकिस्तान से आप जमहूर को निकालेंगे, जमहूर के माने ही नहीं मालूम। जमहूर के माने है पाकिस्तान के अवाम। जमहूर के माने कोई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या कायदे हिज़्ब इक़्तिदार या कोई मिनिस्टर या कोई अपोजिशन लीडर नहीं है। जमहूर की नुमाइंदगी करते हैं, ये हमारा नुमाइंदा मुकाम है, जहां सिंध के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ पे अपनी मनमानी करने के लिए लोगों ने हमें नहीं भेजा होता है, हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। हम लोगों के मफादात की बात करते हैं, सूबे की मफाद के लिए, मुल्क के मफाद के लिए बात करते हैं, इसकी तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा के आते हैं, हलफ उठा के आते हैं। जनाजा किसका निकालना है? मुझे तो लग रहा है कि ये माउंट बैटन के या कांग्रेस के नुमाइंदे हैं जो पाकिस्तान में जमहूर से दूर करना चाहते हैं। पाकिस्तान जमहूर से बना था, पाकिस्तान हल्लड़बाजी से नहीं बना था, पाकिस्तान जनाजे निकाल के नहीं बना था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फॉलोअर्स ने बनाया था, वोट की। I have to take a break। शैला रज़ा साहब को कमेंट करना चाहिए, मैं ब्रेक के बाद आपके पास वापस आता हूं, then you can comment। मैं हलीम आदिल शेख साहब से भी ये पूछूंगा कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक भी कट मोशन सिंध असेंबली के अंदर नहीं पास किया गया। क्या आप लोगों ने बजट पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था? जिस तरह हुकूमत इल्जाम लगा रही है तहरीक इंसाफ पे ऑपोजिशन के ऊपर कि जनाब इन लोगों को तो बजट पढ़ा भी नहीं था, तो इसके ऊपर क्या तकरीर करते? मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिंध असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ, ऑपोजिशन की जानिब से एक अदद चारपाई अंदर लाने की कोशिश की गई, जिसके बाद बड़ी गर्मी सर्दी हुई। हलीम आदिल शेख साहब ये फरमा रहे हैं कि उनको तकरीर नहीं करने दी गई बतौर ऑपोजिशन लीडर, जिसकी वजह से ये नजर आता है कि जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया है। और पीपल्स पार्टी के ऊपर वो कॉमेंट करें। आप जल्दी से शैला साहब कॉमेंट करें, फिर मैं जरा हलीम साहब के पास जाऊँ। बताइए क्या कह रही थी आप? मैं ये कहना चाह रही थी कि सिंध असेंबली तमाम पाकिस्तान की वाहिद असेंबली है जिसमें तमाम क्वार्टर की रिपोर्ट, रिक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन पेश की जाती है। इस दफ़ा थर्ड क्वार्टर तक रिपोर्ट हुई
और मजे की बात उसमें यह है कि उसके लिए 5 दिन मखसूस किए गए कि आप जो है इसमें तकरीरें करें। इनमें से किसी ने उस पर तकरीर नहीं की। जिन्होंने तकरीरें की वो पता नहीं कौन कौन सी दुनिया की बातें कर रहे थे। रिक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन पे बात नहीं की, हमारे अलावा किसी असेंबली में नहीं। हलीम साहब को अब जरा इस पे जवाब देने दे। जी हलीम साहब, क्या बात है, ऑपोजिशन की जानिब से सीरियसली नहीं लिया गया इस बजट को? बात यह है कि मेरा ख्याल है कि आपकी आर्काइव मौजूद है कि ये तो जो प्री बजट सेशन होता है जिसमें 3 क्वार्टर्स की रिपोर्ट दी जाती है उस पर उसको ये जब तीसरा क्वार्टर गुजरने के बाद इन्होंने मैंने लेटर्स लिखे थे, वो लेटर्स लिखने के बाद इन्होंने इजलास बुलाया 3 महीने गुजरने के बाद। सॉरी आ रहा हूं उस पर और उस थर्ड क्वार्टर की रिपोर्ट तक उन्होंने नहीं दी थी और उसमें हर इशू पे सबने तकरीर की थी, कोई ऐसा नहीं था। और इनको कहा था कि जी ये कहाँ है, थर्ड क्वार्टर तक की तो रिपोर्ट इन्होंने बाद में दी है। 2 क्वार्टर्स की रिपोर्ट दी थी पिछले दिसंबर के एंड तक की, जनवरी फरवरी मार्च तक की, इन्होंने अप्रैल नहीं। शैला साहबा क्यों डिसएग्री कर रही? शैला साहब आप सर क्यों हिला रही हैं? क्यों हिला रही हैं? मैं पूरी बात कर लेता हूं। मैं आ रहा हूं, मैं आपके बाद वापस आ रहा हूं सर, मैं वापस आ रहा हूं, पहले लंबी बात करनी है। मैं वापस आ रहा हूं हलीम भाई, मैं वापस आ रहा हूं। मैं आपसे पूरा आपको टाइम दूंगा, बेफिक्र हैं। जी शैला साहब जल्दी से जवाब दें, मैं वापस जाना है उनके पास। एक तो इन्होंने ये डिसएग्री नहीं किया कि किसी और असेंबली में ये पेश की जाती है। ठीक है। दूसरे इन्होंने कहा कि थर्ड की बाद में पेश की। मैं मानती हूँ कोविड था, हमारे यहाँ भी कोविड का असर था, हम तो नायल लोग हैं, हमारे यहाँ कोविड का भी मसला था। दूसरी बात, सिर्फ एक इनकी एमपी है अदीबा और एक इनकी है राबिया असफर, जो बात करती हैं किसी न किसी बजट के एलोकेशन पे। ठीक है, बाकी फारिग। ठीक है हलीम साहब बात कंप्लीट कीजिए। जी आप प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। जी आप बोलिए, आप बोलिए। मैं कहना चाहता हूं कि इनकी नज़र से वो सब फारिग हैं जो इनको बेनकाब करते हैं, जो बताते हैं कि इन्होंने लाड़काना में एड्स लगा दी, जो बताते हैं कि इन्होंने कुत्तों से कटवा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि जी एक शहर है लाड़काना जहां ये हो गया। आज गूगल पे लिखो, कुछ भी लिखो, सिंध टॉप पे नहीं आता। डॉग वाइट केसेस लिख दो, सिंध टॉप के ऊपर आ जाता है। इनको जो याद दिलाते हैं, जो थर में इन्होंने बच्चे मरवा दिए, 5000 बच्चे मरवा दिए, इनको जब याद दिलाते हैं कि आप सिंध और पंजाब की लड़ाई कराना चाहते हो पानी पे, आप वफाक को इल्जाम दिलाते हो पानी चोरी की, और आप पानी चोर हो। जब ये इनको इस किस्म की बात याद दिलाई जाती है, जब बताया जाता है कि आपने 8,900 अरब के साथ हशर क्या किया है, आपने कराची को कचरा कुंडी बना दिया है, 13 साल में एक बस नहीं दी है, 13 साल में। जब ये सारी चीजें इनको जो याद दिलाते हैं, वो समझती हैं कि जी वो तो कोई बात ही नहीं होती। बात यह है कि सिंध के बजट की जो ऐसी की गई है उसके ऊपर अगर लोग बात करें, वो इनको अच्छी लगती है। इनको कहते हैं जमा तफरीक करके कागजों में बता दें, वो समझते हैं वही बजट तकरीर नहीं है। इनके यहाँ जो बजट स्पीचेस में ये लोग कर रहे होते हैं, और मैं कट मोशन को भी बता दूं, देखिए बजट अगर कोई काबिल कबूल हो ना, कट मोशन, हम रियलिटी की बात करते हैं। कट मोशन मींस कि जी यहाँ कट कर दो, यहाँ ठीक कर दो, यहाँ कम कर दो, ज्यादा कर दो, बजट ठीक है। वो तो पूरा का पूरा बजट ही, मैं कहना चाहता हूं फेल बजट है, काला बजट है, हलीम साहब, ड्रामेबाजी का बजट है, चोरी का बजट है, यही सब का बजट है। देखिए मेरी बात सुने हलीम साहब, यही सब कुछ तो फिर विफाकी बजट के बारे में भी ऑपोजिशन कहती है ना, लेकिन कट मोशन तो जमा कराती है ना, आपने तो एक भी कट मोशन नहीं जमा कराया। देखिए नहीं, देखिए यहाँ मेरी सुनिएगा मंसूर भाई, मेरी प्लीज लेट मी कंप्लीट। आप करें, शैला बहन के बीच में नहीं आ रहा जी, प्लीज लेट मी कंप्लीट। जी जी। तो मैं बताना चाहता हूं कि हर शख्स, हर असेंबली की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। फेडरल गवर्नमेंट में हम लोग मौजूद है, वहां बजट ऐसा नहीं है जो 13 साल में इन्होंने हशर किया। आइए मंगाइए तो सही, इनको 13 साल में इन्होंने हशर क्या किया। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि जी मुशर्रफ के साथ, तो मैं बताना चाहता हूं कि एनआरओ किसने किया था दुबई जाकर, कौन गया था जनरल कियानी के साथ बैठकर, किसने मुशर्रफ से मीटिंग की थी? पीपल्स पार्टी बिस्मिल्लाह होती है इस्कंदर मिर्जा से, भुट्टो साहब, उसके बाद अयूब खान, फिर याया खान। ये हिस्ट्री हमें ना बताएं, बड़ी हमें बात कर लिए। उसके बाद सिंध असेंबली की हमारी बहन ने बात की, निसार खोड़ो साहब जब अपोजिशन लीडर थे, मैंने आर्काइव में जाके उनकी वीडियोस देखी हैं। इन्होंने बजट बुक जलाकर स्पीकर को और सरदार साहब पे फेंकी थी। मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा सीट के ऊपर खड़े होके, मैं अल्फाज नहीं कहूँ क्या कर रही थी, सीट के खड़े होके ऐसे, आप निकालिए ना हिस्ट्री निकालिए कि जब पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होती है तो क्या करती है, हमें नहीं करना चाहिए। फिर शैला साहब बात करें, मुझे निहाल साहब के पास जाना है। शैला साहब जी, शैला साहब बात करें। आर्टिकल 69 और आर्टिकल 209 बार बार चैलेंज हुए हैं। जो इन्होंने इररेलेवेंट गुफ्तगू की है ना,
उसका तो मैं जवाब किसी और वक्त दूंगी। बात हो रही है बजट की, तब हम बजट पे बात करते हैं। फेडरल का जो टोटल टैक्स कलेक्शन है, इसमें सिंध का शेयर 72.5% है। हमें इस साल 83.8% इन्होंने कम दिया है। ठीक है, अब मैं इनको बताती हूँ इनके मसाइल क्या है। आपने अपनी रिकवरीज कितनी कम की है बताइए। आपने सिंध की रिकवरीज कितनी की है ये बता दीजिए। मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। अब आप नहीं बोलेंगे ना, अब आप नहीं बोलेंगे, अब आप नहीं बोलेंगे। अरब के साथ आपके पास मौजूद है, अब आप नहीं बोलेंगे। 85 बिलियन रुपीज आपके पास किटी में मौजूद है और आप कहते हैं फौज ने पैसा नहीं दिया। मतलब आपने रिकवरीज कितनी दी है? आप नीचे गए हैं, फेडरल ने मजीद दिया। खामोश करा दे, आप इन्हें खामोश करा दे, आप इन्हें खामोश करा दे। आप बात कीजिए। हो गया, मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद फिर ये बोलेंगे। देखिए 1400 वो 869 शैला साहबा, आपके ना माइक के साथ कोई इशू आ रहा है, आपके माइक के साथ कोई इशू आ रहा है। मुझे जरा एक ब्रेक दें, मैं आपका माइक ठीक कर लूं, वरना मेरे पे ये कहीं इल्जाम ना लगे कि मैं डिलिबरेटली आपकी आवाज को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करूं। नाज़रीन, इस मामले को ठीक करते हैं, वापस आके फिर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। बात कर रही थी लेकिन किसी टेक्निकल वजूहात की वजह से मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। शैला साहबा, आपका माइक अब ठीक है, बोलिए क्या बोलना चाह रही हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बस मुझे 3 मिनट देंगे, मैं सारी बातें कर लूंगी। देखिए 2 मिनट है आपके पास। हमारा जो सूबा है वो 75% डिपेंड करता है फेडरल ट्रांसफर पर। फेडरल ट्रांसफर इस साल हमें 83.8 बिलियन हमें कम दिया गया है रुपीस, जो इनको देने थे 6.944, जो इन्होंने दिए 623.619 बिलियन। इसके अलावा 869 बिलियन हमारे ड्यू थे फेडरल पे, वो इन्होंने हमें 760 कहा था हम दे देंगे, उसमें 147 बिलियन कम दिए। ठीक है, इसके बाद हमारी गैस रॉयल्टी इन पे 62 बिलियन बनती है, इन्होंने इसको कम करके 49 कर दिया। तो अपनी जो ये मसले हैं ना, इनको छुपाना इनके लिए बहुत बड़ा मसला है, इसलिए ये इधर आ नहीं रहे थे। इन्होंने एनएफसी अवार्ड में सूबों का हिस्सा तय किए बगैर बजट बनाया वफाकी, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये भी एनएफसी अवार्ड नहीं कर सके, मई 2016 में पीएमएलएन को करना था। अब जो इन्होंने बात की, इस्कंदर मिर्जा बेगम नुसरत भुट्टो के अंकल थे, भुट्टो साहब जब ने ज्वाइन किए कैबिनेट, उसके 3 दिन बाद मार्शाल्लाह लगा है। अपनी तारीख दुरुस्त करें। मुशर्रफ से हमने एनआरओ किया कि पॉलिटिकल पार्टीज को रास्ता मिले, पॉलिटिकल पार्टीज मुसल्ला नहीं है, डायलॉग ही किया जाएगा। आपको भी रास्ता मिला, और आपने क्या किया मुशर्रफ से? आपके तो लड़ाई इसमें हुई कि आप 100 सीटें मांग रहे थे, वो राजी नहीं था। निहाल हाशमी साहब, मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं जरा आगे जी। निहाल हाशमी साहब, एक और बात, ये जो है एहतिशाम ज़मीर और पाशा से कौन मिलता है? अयूब खान को डैडी नहीं कहते थे भुट्टो साहब, ये तो क्या हुआ? डैड का मतलब है डैड। वो तो सर शाहनवाज भुट्टो के चैलेंज किया जुल्फकार अली भुट्टो ने, उसकी पार्टी के खिलाफ पार्टी बनाई और उसकी सजा पाई उन्होंने कि उन्होंने मार्शल्लाह को चैलेंज किया। निहाल हाशमी साहब, पार्टी इस बूट की पैदावार है, की भी पैदावार के। निहाल हाशमी साहब, ये डिस्कशन आप जो सुन रहे हैं इस वक्त, आप उसके पैरों की खाक भी नहीं है 7 दफा भी पैदा हो। अच्छा नहीं, अब मैं जरा आगे जाने दे। निहाल हाशमी साहब, सारी ही जमातों के ऊपर डिक्टेटरशिप का साथ देने के इल्जाम हैं जनाब, कोई भी नहीं बचता, आपकी पार्टी भी नहीं बचती, तो फिर कहां की जमहूरियत का जनाजा तो फिर सियासी जमातें खुद निकालती हैं ना। देखिए जिस तरह का मुल्क में सिस्टम रहा है, उसमें आपको सर उठाने का मौका निकालना। निहाल साहब की बारी है जी। निहाल साहब, आपको याद होगा 2014 में जब धरना दिया गया था, पार्लियामेंट हाउस पे भी हमला किया गया था और पंजाब असेंबली के सामने इनके इत्तेहादी और ये कह रहे थे आग लगा दो, जला दो, घिरा दो, बर्बाद कर दो, तबाह कर दो। शेख रशीद साहब बोल रहे थे और भी लोग थे, इमरान खान साहब भी इसी तरह के जुमले अदा कर रहे थे। ठीक, और अभी बात हो रही थी पैसों की। हमने 70 सालों में 30,000 अरब कर्जा लिया था, इन्होंने 3 सालों में 15,000 अरब कर्जा ले लिया। और अगर इतनी तकलीफ थी, जमहूरियत नहीं है, तो आप जाएं कोई खेल तमाशा करें, रिजाइन करें पार्लियामेंट से, जाएं कहीं और जाके कोई और काम करें। ये शहीदों का मुल्क है, ये सियासी कारकुनों का मुल्क है, ये जद्दोजहद का मुल्क है, ये कायद आज़म का मुल्क है, अल्लामा इकबाल का मुल्क है। इस मुल्क में जो आए वो तरक्की का काम करे, खुशहाली का काम करे। ये मुसलमानों की पूरे आलम इस्लाम के एक बम्बा है, एक सबसे अहम मुल्क है। यहाँ पे जो खेल तमाशा वाले पार्लियामेंट में बदकिस्मती से पहुंच जाते हैं, भाई पार्लियामेंट का जनाजा नहीं निकला, ये आपका जनाजा है। और जो मुल्लाल लोग होते हैं उनको तकद्दुस ही नहीं पता होता कि पार्लियामेंट है क्या चीज, उनको पता ही नहीं होता जमहूरियत है क्या चीज।
सियासत इबादत है, तिजारत नहीं है। सियासत एटीएम कार्ड नहीं है। सियासत करप्ट लोगों के कैबिनेट में बैठने का नाम नहीं है। सियासत में, और फिर हम सिंध में रहते हैं, हमें सिंध की वकालत करनी चाहिए। हाँ, मैं ये बात जरूर करूंगा कि आप कराची में भी जो जुल्म हो रहा है, पीपुल्स पार्टी से भी मैं 10 बस्ता कहूंगा कि आप शहरी हुकूमत को इख्तियारात दें। आप जो भी शहरी हुकूमत जीत के आए, आप उसको मुअस्सर करें, मजबूत करें, इसको अखाड़ा ना बनाए। पार्लियामेंट लोगों की इज्तिमाई जगह होती है जहां पे इज्जत की बात की जाती है, लोगों की बात की जाती है, कौमों की बात की जाती है, तालीम की बात की जाती है, सेहत की बात की जाती है, बल्दियात की बात की जाती है। ये किस किस्म के लोग आके बैठ गए और किस तरह का खेल तमाशा करते हैं? कौन है, क्या बैकग्राउंड है, क्या सोच है, क्या तरबियत है इनकी? मैं ये समझने से कासिर हूं कि किस किस्म की तरबियत याफ्ता लोग आए हैं, किसके एजेंट हैं ये लोग? मैरूनी एजेंट है। हलीम आदिल शेख साहब इसका जवाब दें जी, फिर मैं आगे चलूं। हलीम आदिल शेख साहब, ये आपकी तरफ से सारी डायरेक्शन है। बात यह कि निहाल भाई हमारे कराची से हमारे बड़े पुराने वास्ते हैं, हमारे बड़े भाइयों की तरह इनका वास्ता है। बड़ी उस हवाले से, उस रिश्ते में तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बात यह है कि जिस शख्स को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इज्जत की परवाह ना हो, जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट पे हमला करे, जो पार्टी मुल्क को तबाह बर्बाद करके चला जाए, जिनका लीडर सुप्रीम कोर्ट, आप और आपके भाई साहब, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से करप्शन होने के बाद नाअहल करार दे दिए जाएं, जिनकी जायदादें जो है वो नीलाम हो रही हो, भगोड़े हों, रजिस्टर्ड किस्म के भगोड़े हों, आज वो आके अगर दर सभे देते हैं और ये फरमा रहे हैं आप जाएं ताकि हम आए और मुल्क को खाएं। हम भी दे सकते हैं। हलीम साहब की बारी है जी। हलीम आदिल साहब की बारी है। निहाल साहब, बात करूंगा। हलीम आदिल साहब की बारी है जी। हलीम आदिल साहब की बारी है, प्लीज उनको बोलने दीजिए। हलीम आदिल साहब बोलिए, आपको यहाँ पे बतौर ऑपोजिशन लीडर बोलने का पूरा हक है। निहाल साहब ने बहुत की। अब मैं कहता हूँ निहाल साहब ने बड़ी बात है कि इनको याद होगा कि कौमी असम्बली में जो स्टार्ट हुआ काम, अली गौहर साहब ने क्या क्या नारे लगाए, और नेशनल असम्बली में जब हफीज शेख अहमद तरीन साहब हमारे पेश कर रहे थे बजट, तो क्या क्या तूफान बदतमीजी नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर जब असम्बली आते हैं ये लोग क्या कुछ नहीं करते। मैं सब एग्री करता हूँ, ये कुछ नहीं होना चाहिए। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बहचे तक पार्लियामेंटेरियन के, मैं शर्मिंदा हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इस नहज तक किसी को लेके नहीं। ये जो आज आप चारपाई लाए हैं इस पे शर्मिंदा है? अल्टीमेट नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि हमें जब लिखता है ना मछली बाजार बन गया, लेकिन देखिए ना खान साहब, आज आप शो कब कर रहे हैं? चारपाई आ गई, परसों आपने नहीं, आपको नहीं कह रहा, मतलब कोई उठा ही नहीं कि जी असेंबली में बजट ऐसे। एक मिनट हलीम भाई, हलीम भाई एक मिनट, हलीम भाई अब चूंकि आपने एक मिनट, हलीम भाई आपकी मेरी फोन पे बात कब हुई थी बताइएगा? परसों रात को हुई थी? रात को हुई थी। परसों रात को आपने बैठ के गिला किया ना इस बारे में? नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आप समझे नहीं। अब सर वो मैं बता रहा हूं कि इशू बनाने के लिए एग्री करता हूं, आपने किया, बड़ी मेहरबानी है। मैं कहता हूं कि इशू उस दिन पता ही नहीं चला किसी को कि सिंध असेंबली में हुआ क्या, बस खामोशी से सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा चले, अब मैं एक और इशू, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। एक और इशू है नाज़रीन, ये भी बड़ा टेक्निकल इशू है। आज वजीर आजम नारान के दौरे पे गए, 1 बजे मीडिया टॉक की, इस वक्त रात का 8:45 बज चुका है और अभी तक वो मीडिया टॉक रिलीज नहीं हुई। आखिर वजह क्या है? 8:45 बज गए हैं, 1 बजे मीडिया टॉक हुई। रिजवान गिलज़ई हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कवर करने गए थे वहां पे मौजूद थे। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम जी, सुन सकते हैं आप मुझे? जी रिजवान गिलज़ई साहब हैं जी हमारे साथ? जी मंसूर साहब। रिजवान साहब क्या हुआ है भाई? 8:45 बज गए, आजम की मीडिया टॉक किधर है? अब तक सुन नहीं पाए, हम देख नहीं पाए, क्या हुआ है? जी मंसूर साहब, आज वज़ीर आज़म नारान के दौरे पर थे और तकरीबन 1 बजे के करीब उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की, जिसको पाकिस्तान टेलीविजन के कैमरों में रिकॉर्ड किया गया। जो पिछले 1-1.5 साल में हमारे वज़ीर आज़म के साथ मुख्तलिफ शहरों के जो दौरे होते रहे, उसमें जो वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते रहे, उसमें नॉर्मली ये होता है कि तकरीबन उस वक्त जो पीटीवी की DSNG आज भी मौजूद थी, नॉर्मली मौजूद होती है, उससे जो है वो एक आध घंटे में जो है वो ऑन एयर कर दिया जाता है, जो सारे प्राइवेट टीवी चैनल पर भी लाइव के तौर पर नशर होता है। लेकिन आज सरप्राइजिंगली ये अभी आपने जैसे बताया तकरीबन 7:45 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो वज़ीर आज़म की जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू थी वो नशर नहीं की गई। इसकी कुछ जो वजूहात हैं, इस पर जो हमने मुख्तलिफ जो अपने ज़राए से बात भी की है,
तो मालूम ये हुआ है कि पीटीवी की जो टीम है उनके पास ये वीडियो मौजूद है, जो उनकी गुफ्तगू है मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन जराये ने यह बताया कि जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं शहबाज गिल, उनकी तरफ से अभी तक गो अहेड नहीं मिला है। हमारी 8 बजे के करीब शहबाज गिल से बात हुई और उन्होंने ये कहा कि वो इसको चेक कर रहे हैं। इसका जो बैकग्राउंड पे थोड़ा सा बताता चलूं कि आज वज़ीर-ए-आज़म के नारान के दौरा के मौका पर वहाँ पर जो 2005 का जल्जला आया था तहसील बालाकोट में, उसमें वहाँ पर बहुत एक बड़ी तादाद थी लोगों की जो बेघर हुए थे और उनको आज 16 साल हुए हैं, वो आज तक शेल्टर्स में रहने पर मजबूर हैं। एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी जो एहतजाज करने के लिए आए थे। उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि 16 साल हो गए हैं, हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हम कभी कमिश्नर से चीफ सेक्रेटरी से डिप्टी कमिश्नर के पास मारे फिर रहे हैं, आज हम वज़ीर-ए-आज़म के पास एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं। एक तो उन लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, सिक्योरिटी ने उनको धक्के मारे। बहरहाल ये जब हमारी वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू हुई तो मैंने उनसे वज़ीर-ए-आज़म से ये सवाल किया कि 16 साल हो गए ज़लज़ला ज़दगान के लिए एक जगह मुख्तस की गई है, लेकिन सूबाई हुकूमत अभी तक टस से मस नहीं हो रही। तो इस पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि उनको तो इस मामले का पता ही नहीं है। फिर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस पर एक गोलमोल जवाब दिया। बहुत शुक्रिया रिजवान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, रिजवान हमारे नुमाइंदे जो इसको कवर कर रहे थे। अब तकरीबन 7:45 घंटे हो चुके हैं और पता नहीं क्या वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म की वो मीडिया टॉक अभी तक रिलीज नहीं की गई। क्या ऐसे सवाल थे, क्या ऐसे जवाब थे कि नहीं हुए? होनी चाहिए, जारी बात है, प्राइम मिनिस्टर। एक नाज़रीन ब्रेक लेंगे। हलीम आदिल शेख साहब, निहाल हाशमी साहब और शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन ब्रेक के बाद जो है वो एक और बड़े इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, तामीरात का शोबा इस वक्त हुकूमती तरजीहात में शामिल है, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर से मुतल्लिक कारोबारी हलकों के मौजूदा बजट पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर पर यह मुतालबा कर रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के तामीराती शोबे के लिए पैकेज में 1 साल की तौसीह की जाए। तामीराती शोबे के लिए दी गई स्कीम की मुद्दत 30 जून 2022 तक बढ़ाई जाए, जबकि गैर मनकूला जायदाद पर आयद कैपिटल गेन टैक्स में कमी की जाए और कैपिटल गेन टैक्स के लिए 4 साल की शर्त को खत्म कर दिया जाए। इस टैक्स से आम आदमी पर कितना बोझ पड़ेगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त रियल एस्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन के रहनुमा एहसन मलिक साहब। एहसन साहब, ये सारी जो डिमांड्स आप लोग कर रहे हैं, खासतौर पर जो 1 साल की एक्सटेंशन मांग रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, हम ये एमनेस्टी स्कीम और कंस्ट्रक्शन पैकेज में जो टाइम का इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि जो जब ये लास्ट ईयर एमनेस्टी स्कीम आई तो उसके बाद कोविड, लॉकडाउन, हर चीज बंद रही, लोग इसको अवेल नहीं कर सके। तो एक बहुत 2 साल जितना प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर था पहला, उसमें तो ये रियल एस्टेट सेक्टर बिल्कुल अंडर स्ट्रेस रहा है। तो अभी इसलिए हम ये गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप इसका टाइम पीरियड एनहांस करें ताकि मैक्सिमम लोग इसको यूटिलाइज कर सकें। लेकिन एहसन साहब, इसमें तो ऑलरेडी पहले एक काफी टाइम पीरियड दिया गया था ना, तो उसमें जारी बात अब ये तो नहीं हो सकता अगर कोई रिलीफ मिला है तो वो उसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलती रहे। जारी बात है हुकूमत की जानिब से यह एतराज तो सामने फिर आएगा। नहीं मंसूर साहब, उसमें इशू ये है कि लॉकडाउन और कोविड की सिचुएशन आपके सामने है और प्लस ऊपर से ये बजट जो भी आ रहा था, इसने पिछले 1 महीने 1.5 महीने से जो कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है लोगों के लिए, वो उसको समझना और वो उसको अंडरस्टैंड करना, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ था, जिसको अभी पिछले दिनों से हम हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कानून पूरी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है, वो हम वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी टीम ने वो इंट्रोड्यूस करवा दिया पाकिस्तान के अंदर। लाइक कि जी सेक्शन 37 गेन टैक्स की जो रजीम है, उसमें यह कहा जा रहा है कि आपकी अदर इनकम और प्रॉपर्टी का गेन को क्लब करके आपको नॉर्मल टैक्स रजीम के तहत आपको गेन टैक्स पे करना होगा। ये पूरी दुनिया में रूल कहीं नहीं है, ना यूके में, ना यूरोप में, ना यूएसए में, ना गल्फ में। बट हमारी मुआशी टीम, क्योंकि उनको आइडियाज आते हैं कि लोगों को परेशान कैसे करना है, और मैं ये समझता हूं ये पता नहीं प्राइम मिनिस्टर से ये चीज कैसे ओवरलुक हो गई, क्योंकि उनके क्रेडिट में एक ही चीज जा रही थी, कंस्ट्रक्शन पैकेज। ये या तो किसी ने उनको डिस्क्रेडिट करवाने के लिए ये स्टेप लिया है कि ये चीज रुक जाए। तो एहसन साहब, यहाँ पे तो जहाँ पे प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने तो वैसे ही अपना 50 लाख घरों का एक टारगेट रखा हुआ है और वो तो काफी ज्यादा सपोर्टिव है इस सेक्टर के लिए। तो इससे तो फिर उस टारगेट को भी काफी धचका लगेगा।
मंसूर भाई, मैं यही तो समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर का विजन है, लेकिन उन्हीं की इकोनॉमिक टीम ऐसी प्रपोजल्स बना के प्रेजेंट किया गया बजट में, मतलब जिस दिन बजट प्रेजेंट किया गया उस दिन इस सेक्टर के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई और हमें यही तासुर मिला कि जो कंटिन्यूटी है वो रहेगी। बट जब बजट डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा गया तो उसमें गेन टैक्स की रजीम को यकसर बदल दिया गया और उसके बाद अभी तक हम इस चीज को सेटल डाउन कराने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आप काइंडली इस गेन टैक्स की रजीम को वापस ले आएं जो पिछले साल वाली थी। अगर आप बहुत बहुत शुक्रिया, मुल्क बहुत में बहुत शुक्रिया मलिक साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।